हमने आज सिर्फ खिलाड़ी बदले हैं अजित। खेल वही पुराना है। कमाल है ना, कानून की हिफाजत वही कर रहा था जो कानून का सौदा कर रहा था। कलकत्ते की उस रात आसमान रो नहीं रहा था, बल्कि चीख रहा था। नवंबर की बेमौसम बारिश ने शहर की सड़कों को वीरान कर दिया था। बाहर हवा खिड़कियों के शीशों से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर आने की भीख मांग रहा हो। कमरे के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। व्योमकेश खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था और मैं अजीत अखबार के पन्ने पलट रहा था। हालांकि मेरा ध्यान शब्दों पर नहीं, बाहर हो रही मूसलाधार बारिश पर था। तभी नीचे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक सामान्य नहीं थी, उसमें एक हड़बड़ाहट थी, एक डर था। 3 बार तेज, फिर एक लंबा सन्नाटा और फिर 2 बार तेज। व्योमकेश मुड़ा, उसकी आंखों में वो जानी पहचानी चमक आ गई थी। अजीत, दरवाजा खोलो, कोई मुसीबत में है। मैंने सीढ़ियां उतरकर दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे इंसान कहना मुश्किल था। वो डर का एक जीता जागता पुतला था। उसका नाम नलिनी कांत था। कपड़े बारिश और कीचड़ से सने हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरे का रंग सफेद, बिल्कुल उस कागज की तरह जिस पर मौत का फरमान लिखा जाता है। वो अंदर लड़खड़ाता हुआ आया और सीधे फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया। उसका शरीर बुखार से नहीं बल्कि एक बर्फीली सिहरन से कांप रहा था। पानी। उसके सूखे होठों से बस यही एक शब्द निकला। व्योमकेश ने उसे कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। गिलास उसके दांतों से टकराकर खटखट बज रहा था। 2 घूंट पीने के बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से हमें देखा। वे मुझे नहीं छोड़ेंगे व्योमकेश बाबू। उसकी आवाज किसी टूटी हुई कब्र से आती हुई लग रही थी। दुष्ट चक्र, वो पूरा हो गया है, अब बलि चढ़ेगी। व्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा, कौन सा चक्र और कौन तुम्हारी जान के पीछे है? नलिनी ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था। उसने एक माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रख दी। शहर के वे लोग जिन्हें आप देवता समझते हैं, वे राक्षस हैं। उन्होंने एक मंडली बनाई है, दुष्ट चक्र। हम सब उसमें फंस गए हैं। पहले लालच ने हमें फंसाया, अब डर हमें बांधे हुए है। उसने सांस लेने के लिए एक पल का विराम लिया, जैसे हवा भी उसके फेफड़ों में जाने से डर रही हो। उसने आगे कहा, वे ब्लैकमेल करते हैं, पुराना इतिहास खोदते हैं और अगर कोई मुंह खोलने की कोशिश करे तो। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। वे नसों में हवा भर देते हैं व्योमकेश बाबू। मौत स्वाभाविक लगती है लेकिन होती हत्या है। अचानक बाहर सड़क पर एक कार के रुकने की आवाज आई। टायर गीली सड़क पर फिसले। नलिनी कांत पत्थर का हो गया। उसकी पुतलियां फैल गईं। वे आ गए, यमदूत आ गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो बिजली की गति से उठा और पिछले दरवाजे की ओर भागा। नलिनी, रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रुका नहीं। वो अंधेरे में बारिश की चादर में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। हम पिछले दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ बारिश का शोर था और गीली मिट्टी पर नलिनी के जूतों के निशान जो तेजी से मिट रहे थे। व्योमकेश ने जमीन पर पड़ी माचिस की डिब्बी उठाई। वो खाली थी, बस उसके अंदर एक अजीब सा निशान बना था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ निगल रहा था। अनंत का प्रतीक या फिर अंतहीन पाप का। अगली सुबह का सूरज उस रात के रहस्य को उजागर करने के बजाय और गहरा कर गया। हैरिसन रोड के किनारे एक लाश मिली। चेहरा कीचड़ में सना था, लेकिन वो नलिनी कांत ही था। पुलिस रिपोर्ट स्पष्ट थी, हार्ट अटैक, स्वाभाविक मृत्यु। जब हम मुर्दा घर पहुंचे तो डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। उसने नलिनी की गर्दन को गौर से देखा। वहां कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं। देखा अजीत, व्योमकेश ने कहा, परफेक्ट मर्डर, लेकिन अपराधी हमेशा एक दस्तखत छोड़ता है। उसने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और नलिनी के बाएं कान के ठीक पीछे की त्वचा को देखा। एक बहुत ही बारीक, सुई की नोक जितना लाल बिंदु। हवा का इंजेक्शन। व्योमकेश की आवाज सख्त थी। नसों में हवा का एक बुलबुला और दिल काम करना बंद कर देता है। यह किसी साधारण गुंडे का काम नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसा दिमाग है जो शरीर और विज्ञान को अच्छी तरह जानता है। नलिनी कांत मर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने हमें एक सुराग दिया था, दुष्ट चक्र। जांच शुरू हुई।
नलिनी की डायरी, जो हमें उसके घर की तलाशी में एक टूटे हुए फर्श के नीचे मिली थी, हमें 3 नामों तक पहुंचाई। 3 ऐसे नाम जिनका इस शहर में इतना रसूख था कि उनके खिलाफ उंगली उठाना भी गुनाह माना जाता था। पहला नाम रमेश चौधरी, शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापारी। दूसरा गोपाल बसु, क्रिमिनल लॉयर, जो हारी हुई बाजी पलटने के लिए मशहूर था। तीसरा डॉक्टर हरीश दत्ता, शहर का नामी सर्जन। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन डायरी के मुताबिक ये उस दुष्ट चक्र की भुजाएं थीं। हम सबसे पहले रमेश चौधरी के पास गए। उसका बंगला अलीपुर के सबसे पॉश इलाके में था। गेट पर दरबान, अंदर विलायती कुत्ते और ड्राइंग रूम में ऐसी सजावट जो चीख चीख कर दौलत का ऐलान कर रही थी। रमेश चौधरी मखमली सोफे पर बैठा था, हाथ में पाइप और सामने स्कॉच। नलिनी, रमेश ने नाम लिया जैसे किसी कीड़े का जिक्र कर रहा हो। हाँ, जानता था उसे। छोटा आदमी था, छोटे सपने और उससे भी छोटी हिम्मत। सुना है मर गया? उसकी आवाज में रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। व्योमकेश ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। नलिनी ने मरने से पहले दुष्ट चक्र का जिक्र किया था। क्या आप इस शब्द से वाकिफ हैं? रमेश का हाथ एक पल के लिए हवा में रुका। उसने पाइप को होठों से लगाया, कश छींका और धुआं छोड़ते हुए मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। व्योमकेश बाबू, रमेश ने भारी आवाज में कहा, व्यापार में हम कई चक्र बनाते हैं, पैसे का चक्र, माल का चक्र, लेकिन दुष्ट चक्र, ये शायद किसी उपन्यास का नाम लगता है। उसने आगे झुककर मेज पर रखे एक पीतल के शेर को घुमाया। एक सलाह दूं, जासूस की नजर तेज होनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज नहीं कि वो उन चीजों को देखने लगे जो देखना सेहत के लिए हानिकारक हो सके। ये धमकी थी, बहुत ही सभ्य, बहुत ही नफासत से दी गई धमकी। जब हम बाहर निकले तो व्योमकेश का चेहरा तमतमाया हुआ था। वो डरा हुआ है अजीत, उसकी अकड़ उसका कवच है। उसने दुष्ट चक्र का नाम सुनते ही अपनी उंगलियां मोड़ ली थी। गौर किया तुमने? अगला पड़ाव था गोपाल बसु का दफ्तर। हाईकोर्ट के पास पुरानी बिल्डिंग में सीलन भरी सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। दफ्तर फाइलों के पहाड़ से भरा था। गोपाल बसु अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे कोई मकड़ी अपने जाल के बीच बैठी हो। वो छोटा, गंजा और बेहद चालाक दिखने वाला आदमी था। हमें देखते ही उसने अपनी फाइल बंद कर दी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां लगातार इधर उधर भाग रही थीं। नलिनी मेरा क्लाइंट नहीं था, उसने बिना पूछे ही सफाई दे दी। हमने कब कहा कि वो क्लाइंट था? व्योमकेश ने कुर्सी खींचते हुए कहा। हम तो बस ये जानने आए हैं कि एक वकील, एक डॉक्टर और एक व्यापारी मिलकर रात के अंधेरे में कौन सी सोसाइटी चलाते हैं। गोपाल बसु के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने अपनी टाई ढीली की। देखिए, मैं कानून जानता हूं, आप बिना सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। सबूत तो नलिनी के कान के पीछे मिला है गोपाल बाबू। व्योमकेश ने झूठ बोला। एक तीर अंधेरे में चलाया, एक सुई का निशान, और पुलिस को वो सिरिंज भी मिल गई है। ये झूठ निशाने पर लगा। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, ये नामुमकिन है। उसने कहा था कि कोई निशान नहीं बचेगा। किसने कहा था? व्योमकेश ने तुरंत पकड़ लिया। गोपाल संभल गया। उसकी आंखों में दहशत थी। आप जाइए यहां से, प्लीज जाइए। आप नहीं जानते आप किससे उलझ रहे हैं। वो इंसान नहीं है, वो परछाई है। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा हाल नलिनी से भी बुरा होगा। हम वहां से निकले, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी। ये लोग मुखिया नहीं थे, ये बस कठपुतलियां थीं। डोर किसी और के हाथ में थी, कोई ऐसा जो परछाई में रहकर हुकूमत चला रहा था। तीसरा नाम था डॉक्टर हरीश दत्ता। जब हम उसके क्लिनिक पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। क्लिनिक बंद हो रहा था। डॉक्टर हरीश अपनी केबिन में अकेले थे। वे अपनी मेज पर सिर झुकाए बैठे थे। उनके हाथ में एक शराब की बोतल थी। एक सर्जन के हाथ में ड्यूटी के वक्त शराब। डॉक्टर, व्योमकेश ने पुकारा। हरीश ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, सूजी हुई। वो रो रहा था। अब क्या बचा है लेने को? डॉक्टर ने लड़खड़ा दी आवाज में कहा। मैंने उसे मार दिया, मैंने रिपोर्ट बदल दी, मैंने सब किया जो उसने कहा। फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी? व्योमकेश ने धीरे से पूछा। डॉक्टर हंसा, एक पागलों वाली हंसी। वो नागिन, वसुंधरा सेन। ये नाम हमारे लिए नया था। वसुंधरा सेन, शहर की जानी मानी समाज सेविका।
वो महिला जो अनाथालयों और विधवा आश्रमों के लिए चंदा इकट्ठा करती थी? क्या वो इस हत्यारे गिरोह का हिस्सा हो सकती थी? वसुंधरा सेन, व्योमकेश ने दोहराया। हाँ, डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, वही सब कंट्रोल करती है, वही है इस चक्र का केंद्र। नलिनी ने बगावत की थी, वो पुलिस के पास जाने वाला था। वसुंधरा ने मुझे फोन किया, उसने कहा, हरीश, नलिनी को शांत करना है। मुझे लगा वे उसे पैसे देकर चुप कराएंगे, लेकिन वे उसकी लाश लाए मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए। डॉक्टर सुबकने लगा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं व्योमकेश बाबू, मैं लोगों की जान बचाता था और अब अचानक खिड़की का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। एक गोली सन्न से अंदर आई और डॉक्टर हरीश के माथे को चीरती हुई निकल गई। डॉक्टर का शरीर पीछे की ओर झटके से गिरा, खून का फव्वारा दीवार पर बिखर गया। व्योमकेश ने तुरंत मुझे नीचे खींचा। लेट जाओ अजीत। दूसरी गोली मेरे कान के पास से गुजरी और दीवार में धंस गई। हम रेंगते हुए स्विच बोर्ड तक पहुंचे और व्योमकेश ने लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी, भारी बूटों की आवाज जो दूर जाने के बजाय पास आ रही थी। वे हमें गवाह नहीं छोड़ना चाहते, व्योमकेश ने अंधेरे में फुसफुसाया। खिड़की के नीचे कोई है। हमने पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक था। हम फंस चुके थे, एक मरे हुए डॉक्टर और एक अदृश्य हत्यारे के साथ। तभी क्लिनिक के फोन की घंटी बजी। उस सन्नाटे और अंधेरे में वो घंटी किसी बम धमाके जैसी लगी। ट्रिंग ट्रिंग। व्योमकेश ने फोन उठाया। उधर से एक महिला की आवाज आई, मधुर, शांत और बेहद ठंडी। व्योमकेश बाबू, जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा हो जाती है। डॉक्टर हरीश बहुत भावुक हो गए थे। आप समझदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि अजीत बाबू कल का सूरज देखें, तो इस मामले से दूर हो जाइए। ये चक्र है, इसमें घुसना आसान है, निकलना नहीं। फोन कट गया। व्योमकेश ने फोन रखा। अंधेरे में भी मैं महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा सख्त हो गया है। वसुंधरा सेन, व्योमकेश ने नाम दोहराया। उसने अभी अभी अपनी सबसे बड़ी गलती की है। क्या गलती? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मुझे धमकी दी है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है अजीत, अब ये युद्ध है। हम किसी तरह खिड़की तोड़कर पिछले गली से भागे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो पानी नहीं बल्कि साजिश लग रही थी। शहर का हर साया हमें घूरता हुआ महसूस हो रहा था। वसुंधरा सेन का नाम सामने आ चुका था, लेकिन क्या सचमुच एक समाज सेविका इतना बड़ा खूनी खेल खेल सकती थी, या वो भी एक मुखौटा थी? व्योमकेश ने टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। शहर की मांद में, वसुंधरा सेन के घर। आज रात ही इस खेल का फैसला होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस घर की ओर हम जा रहे हैं, वहां मौत हमारा इंतजार पहले से कर रही है, और जो सच वहां सामने आने वाला था वो हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। गाड़ी अंधेरे चीरती हुई आगे बढ़ी और पीछे एक काली सेडान ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। टैक्सी की हेडलाइट्स बारिश की बौछारों को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। पीछे आ रही काली सेडान की रोशनी अब हमारे रियर व्यू मिरर में लगातार बड़ी होती जा रही थी। वे हमसे छिप नहीं रहे थे, वे हमें खदेड़ रहे थे। ड्राइवर, गाड़ी तेज करो, व्योमकेश ने आदेश दिया। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन पुरानी एम्बेसडर कार की अपनी सीमाएं थीं। पीछे वाली गाड़ी ने हमें टक्कर मारी। जोरदार झटका लगा, हमारा सिर सामने की सीट से टकराया। वे हमें सड़क से नीचे उतारना चाहते हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं अजीत, व्योमकेश ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। वे हमें डराना चाहते हैं। अगर मारना होता तो अब तक गोली चल चुकी होती। वे हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। अचानक व्योमकेश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और ड्राइवर को एक संकरी गली में मुड़ने का इशारा किया। ड्राइवर ने ब्रेक और क्लच का ऐसा संगम बैठाया कि गाड़ी लगभग फिसलते हुए गली में घुस गई। पीछे वाली सेडान का ड्राइवर इस अचानक हुए मोड़ के लिए तैयार नहीं था। वो सीधा निकल गया। हमने कुछ पल की सांस ली, लेकिन हम जानते थे कि ये राहत बहुत छोटी है। आधे घंटे बाद हम भीगी हुई हालत में वसुंधरा सेन के बंगले के गेट पर खड़े थे। ये घर नहीं, एक किला लग रहा था। ऊंची दीवारें, लोहे का गेट और अंदर घने पेड़। गेट खुला था। अजीब बात थी, इतना बड़ा खतरा और गेट खुला। हम अंदर दाखिल हुए। गार्डन में सन्नाटा था। बंगले का मुख्य दरवाजा भी हल्का सा खुला था। अंदर से रोशनी आ रही थी। हम दबे पांव अंदर गए। हॉल भव्य था, महंगे कालीन, झूमर और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ग्रामोफोन चल रहा था जिस पर एक पुराना बंगाली गीत बज रहा था। स्वागत है व्योमकेश बाबू, सीढ़ियों के ऊपर से आवाज आई। हमने ऊपर देखा, वसुंधरा सेन वहां खड़ी थी।
वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी मैंने अखबारों में देखी थी। साड़ी में लिपटी एक ममतामयी महिला। आज उसने एक सिल्क गाउन पहना था, हाथ में वाइन का गिलास था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। आप बहुत तेज हैं, वो सीढ़ियां उतरते हुए बोली। डॉक्टर हरीश को चुप कराने में मुझे देर हो गई है ना। हरीश कमजोर कड़ी था, व्योमकेश ने कहा। उसकी नजरें वसुंधरा के हर मूवमेंट पर थीं, और तुम जानती हो कि कमजोर कड़ी पूरी जंजीर को तोड़ देती है। वसुंधरा हंस पड़ी। वो हंसी कांच के टुकड़ों की तरह चुभने वाली थी। जंजीर? ये कोई जंजीर नहीं है व्योमकेश, ये एक पिरामिड है। मैं ऊपर हूं, बाकी सब नीचे। वो सोफे पर बैठ गई और हमें भी बैठने का इशारा किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे समझदार लोग पसंद है। रमेश डरपोक है, गोपाल लालची है, और हरीश वो तो बस एक भावुक मूर्ख था। लेकिन आप अलग हैं। मेरे साथ काम कीजिए। दुष्ट चक्र को एक नए दिमाग की जरूरत है। और अगर मैं मना करूं तो? व्योमकेश ने पूछा। तो आप उस दरवाजे से बाहर जिंदा नहीं जाएंगे, उसने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। तभी व्योमकेश की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक परछाई पर गई। एक लंबा पर्दा थोड़ा हिला था। तुम्हें लगता है तुम सबसे ऊपर हो वसुंधरा, व्योमकेश ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा व्यंग था। लेकिन पिरामिड की चोटी पर खड़ा इंसान अक्सर नीचे की जमीन को नहीं देख पाता। वसुंधरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी एक मोहरा हो। तुमने हरीश को मरवाया, नलिनी को मरवाया, लेकिन तुम्हें किसने आदेश दिया? मुझे कोई आदेश नहीं देता, वो चिल्लाई। उसका अहंकार चोट खा गया था। सच में? व्योमकेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो फिर तुम्हारी तिजोरी खाली क्यों है? मैंने आते ही देखा, लाइब्रेरी का सेफ खुला है और खाली है। अगर तुम रानी हो तो तुम्हारी दौलत कहां है? वसुंधरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत लाइब्रेरी की तरफ देखा। यह नामुमकिन है, वो चाबी सिर्फ मेरे पास थी और उस शख्स के पास जिसे तुम अपना सबसे वफादार मानती हो, व्योमकेश ने कहा। तभी पर्दे के पीछे से एक आकृति बाहर आई, हाथ में रिवॉल्वर और चेहरे पर एक ठंडी भावहीन अभिव्यक्ति। वो इंस्पेक्टर घोष थे। वसुंधरा ने अविश्वास से उसे देखा। घोष? तुम? घोष ने रिवॉल्वर का निशाना व्योमकेश पर नहीं बल्कि वसुंधरा पर साध रखा था। सॉरी मैडम, लेकिन रिटायरमेंट पास आ रहा है और पेंशन से गुजारा नहीं होता। आपने कहा था हम पार्टनर हैं, लेकिन आप सारा पैसा विदेश भेजने की तैयारी कर रही थीं। रमेश से मुझे पता चला। वसुंधरा खड़ी हो गई। उसका गुस्सा डर में बदल गया। रमेश से तुम्हें पता चला? रमेश तो मेरे इशारों पर नाचता था। रमेश व्यापारी है, व्योमकेश ने बीच में कहा। उसने देखा कि तुम्हारा जहाज डूब रहा है तो उसने घोष के साथ डील कर ली। इसे ही तो दुष्ट चक्र कहते हैं वसुंधरा, इसमें कोई सगा नहीं होता। घोष मुस्कुराया। सही कहा व्योमकेश, और अब इस ड्रामे का अंत। पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाएगा, वसुंधरा सेन ने जासूस व्योमकेश और अजीत को मारकर खुद को गोली मार ली। केस क्लोज्ड, पैसा मेरा। इतनी जल्दी नहीं घोष बाबू, व्योमकेश ने कहा। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। क्या? घोष की उंगली ट्रिगर पर सख्त हो गई। तुमने गलती कर दी, व्योमकेश ने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला। तुमने सोचा कि मैं यहां बिना किसी तैयारी के आऊंगा। जब हम टैक्सी में थे और तुम्हारी कार हमारा पीछा कर रही थी, मैंने एक फोन किया था। पुलिस कमिश्नर को नहीं, बल्कि तुम्हारे ही थाने को। घोष हंसा। मेरा थाना मेरा गुलाम है शायद, व्योमकेश ने कहा। लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं कहा कि मैं मुसीबत में हूं। मैंने उन्हें कहा कि इंस्पेक्टर घोष को दुष्ट चक्र के सरगना ने पकड़ लिया है और उन्हें तुरंत वसुंधरा के घर रेड मारनी चाहिए। घोष का चेहरा बदल गया। बाहर सायरन की आवाज सुनाई देने लगी, बहुत सारे सायरन। अगर तुम गोली चलाओगे, व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, तो बाहर खड़ी पुलिस फोर्स ये नहीं देखेगी कि तुम कौन हो। वे बस गोली की आवाज सुनेंगे और अंदर घुस आएंगे। तुम अपने ही जाल में फंस गए हो घोष। घोष का ध्यान एक पल के लिए खिड़की की ओर भटका। यही वो मौका था जिसका व्योमकेश इंतजार कर रहा था। उसने पास रखा भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से घोष के हाथ पर दे मारा। घोष चीखा। रिवॉल्वर दूर गिर गई। मैं अजीत झपटा और रिवॉल्वर उठा ली। वसुंधरा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन व्योमकेश ने उसका रास्ता रोक लिया। दरवाजा टूटा और पुलिस फोर्स अंदर घुस आई, लेकिन उनके साथ कमिश्नर नहीं बल्कि रमेश चौधरी था, हथकड़ी में। क्या हो रहा है? घोष दर्द से कराहते हुए बोला। कमिश्नर बाद में अंदर आए। उन्होंने व्योमकेश की तरफ देखा और मुस्कुराए। व्योमकेश बाबू, आपका अंदाजा सही था। रमेश ने सब उगल दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों का नाम बेच दिया। वसुंधरा और घोष दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
वो औरत जो खुद को रानी समझती थी अब एक टूटी हुई गुड़िया लग रही थी, और घोष जो कानून का रखवाला था अब कानून की गिरफ्त में था। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, वसुंधरा मेरे पास से गुजरी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमने हमें हराया नहीं है, तुमने बस जगह खाली की है। कोई और आएगा, ये कुर्सी कभी खाली नहीं होती। बारिश अब रुक चुकी थी। हम बंगले के बाहर आए। हवा ताज़ी थी, लेकिन उसमें मिट्टी की खुशबू के साथ साथ बारूद की गंध भी मिली हुई थी। मैंने व्योमकेश से पूछा, क्या वसुंधरा सही कह रही थी? क्या ये सब बेकार था? एक जाएगा दूसरा आएगा। व्योमकेश ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाई। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में धुएं का छल्ला ऊपर उठा और गायब हो गया। अजीत, उसने गंभीर स्वर में कहा, जंगल में जब एक पुराना पेड़ गिरता है तो उसकी जगह लेने के लिए नए पौधे उगाते हैं। बुराई भी ऐसी ही है। ये ऑर्गेनिक है, ये मरती नहीं, बस रूप बदलती है। उसने एक लंबा कश लिया। नलिनी, हरीश, वसुंधरा, घोष, ये सब अपराधी नहीं थे, ये सब विक्टिम थे। उस एक चीज के विक्टिम जो इंसान को जानवर बना देती है, और ज्यादा की चाहत। उसने सिगरेट का टोटा जमीन पर फेंका और उसे अपने जूते से मसल दिया। हमने आज बुराई को खत्म नहीं किया, हमने बस एक आईना दिखाया है। समाज इस आईने में अपना चेहरा देखेगा, डरेगा और शायद कुछ दिन तक पाप करने से पहले सोचेगा। हमारा काम सफाई करना नहीं है जीत, हमारा काम बस ये याद दिलाना है कि गंदगी मौजूद है। उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, एक उदास, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। चलो घर चलते हैं, सत्यवती चाय लेकर इंतजार कर रही होगी, और सच कहूं तो अब मुझे इंसानी साजिशों से ज्यादा अदरक वाली चाय की तलब लग रही है। हम रात के अंधेरे में पैदल ही निकल पड़े। पीछे वो बंगला खड़ा था, आलीशान, भव्य, लेकिन अब बिल्कुल खाली, एक कब्रिस्तान की तरह, जहां ख्वाहिशें दफन थीं, और दूर आसमान में बादलों के बीच से एक तारा चमक रहा था, अकेला लेकिन अटल, बिल्कुल सच की तरह।